अच्छा, तो यहाँ पे मैं अब आपको ये बताऊंगा कि जब भी आप पीएचडी कर रहे होते हैं तो एक एब्स्ट्रैक्ट जो है, एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, इसका नाम मैंने चेंज तो किया था, ये क्या हुआ दोबारा वही आ गया। अच्छा, डायनेमिक रोल ऑफ द एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट इन गाइडिंग द फ्लो ऑफ राइटिंग ऑफ अ पीएचडी डिसर्टेशन। देखें, ये बात जहन में रखें कि ये जो मैं थीसिस स्टेटमेंट और प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता रहा हूं, ये टूल्स हैं। ठीक है, टूल का क्या मतलब होता है? ये मैकेनिज्म है आपकी सोच को डायरेक्ट करने के लिए, फोकस करने के लिए ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड ऑन द थीसिस स्टेटमेंट। अब आते हैं हम अगली तरफा, वो ये है कि अगर हमने ये फोकस कर लिया तो हाउ डू आई कीप ट्रैक ऑफ द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस ड्यूरिंग द रिसर्च। तो द वे आई डू इट इज बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या चीज है? एक स्टोरी लाइन। क्या है? स्टोरी लाइन से। हाँ, स्टोरी लाइन है। इस एब्स्ट्रैक्ट के अंदर, यानी कि कोई 400 वर्ड्स के अंदर, आपको अपने 3 साल की कहानी, रिसर्च की, या 1.5-2 साल की कहानी को, का जो दरिया है उसके को कूजे में बंद करना है। ठीक है, सो यू हैव टू कंप्रेस इट इनटू, जिस तरह से थीसिस स्टेटमेंट कैप्चर करता है एसेंस ऑफ योर डिसर्टेशन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैप्चर करता है एसेंस ऑफ द लिटरेचर सर्वे, एब्स्ट्रैक्ट जो है उसको एक मीनिंगफुल कहानी में तब्दील करता है। हुँ? अच्छा, मैं जो यहाँ एग्जाम्पल देता हूँ अक्सर इस क्लास के अंदर और दूसरी जगह भी, वो मैं एक्सप्लेन करने के लिए देता हूँ कि इसके अंदर 4-5 चीजें। एक तो यानी कि व्हाई आई फोर्स यू टू राइट in one sentence the problem and in one sentence the thesis statement। क्यों? इसलिए कि ये है कंसाइज। ठीक है ना, सो यू नीड टू बी वेरी कंसाइज एंड, और उसमें मैं फोकस करता हूं कि आप टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो फॉर्मल टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। ठीक है, वो लोडेड टर्म्स होनी चाहिए, वो टर्म्स जो ऑलरेडी कहीं डिफाइन है किसी और पेपर में, या आपने उन टर्मिनोलॉजीज के ऊपर आधा या एक सेक्शन या सब सेक्शन लिखा हुआ हो। तो एब्स्ट्रैक्ट में जो टर्मिनोलॉजी होती है वो जिस्ट होता है, मतलब हर सेंटेंस जो होता है उस एब्स्ट्रैक्ट का वो लोडेड सेंटेंस होता है, हर वर्ड लोडेड होता है। जितने नाउन्स हैं, जितने वर्ब्स हैं, दे आर ऑल लोडेड। इफ दे आर नॉट, ये नहीं है कि आपने डिक्शनरी से एक सिनोनिम निकाला और लिख दिया। हाँ हाँ, ये गलती कभी नहीं कीजिएगा कि आपको जुमला नहीं बन रहा था तो आपने सोचा यार ये वाला लफ्ज सही होगा। दैट्स नॉट सो। आपको जो यूज करने हैं वर्ड्स, सिर्फ वो यूज करने हैं जो टेक्निकल टर्म्स हैं। ठीक है, मैंने फिर बता देता हूं कि ये वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है जो शायद आपकी डिसर्टेशन में होगा। ये वो एब्स्ट्रैक्ट है जो टूल के तौर पे बनाया है, जिसका ताल्लुक आपके और सुपरवाइजर के साथ होगा। तो अगर सुपरवाइजर जो है वो सिर्फ इस एब्स्ट्रैक्ट को देख ले तो उसको पता लग जाएगा कि आप कहाँ पहुंचे हैं और कहाँ नहीं पहुंचे। तो वो जो सारे टेस्ट हैं वो इसके ऊपर होते हैं। तो अब डायनेमिक रोल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट के अंदर दिस इज व्हाट आई हैव कम अप विद। अब आप यहाँ देखिए कि प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको 3, मैक्सिमम 3 या 4 सेंटेंसेस मिलेंगे।
ठीक है। आपकी जो कंट्रीब्यूशन है, जो थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन हो सकती है या मेथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन हो सकती है, और जिसके अंदर ओरिजिनल इंसाइट है, तरकीब नंबर 311 का जिक्र है, जिसके अंदर ये जो सेंटेंसेस हैं ये आपको मिलेंगे 2 से 3। बाबा हेलो, है। हेलो, कौन है? ठीक है। मेथोडोलॉजी के मैक्सिमम 5 सेंटेंसेस मिलेंगे। रिजल्ट्स 2 सेंटेंसेस में बयान करना है, और सिग्निफिकेंस को 3-4 कर सकते हैं कि दुनिया और माफिया को क्या फायदा होगा आपकी इस तकलीफ से। ठीक है। नीचे मैंने लिखा है एवरी वर्ब नाउन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इज फॉर्मली डिफाइंड एंड लोडेड। लोडेड का मतलब है कि कोई सब सेक्शन के अंदर आपने उसके असरार और रुमूज पे गुफ्तगू की है, उसको कंपेयर किया है, उसको डिफाइन किया है, उसको अनफोल्ड किया है किसी सब सेक्शन में जाके। ठीक है। मतलब अगर वो लफ्ज के ऊपर आपने कहीं कोई मतलब एक पैराग्राफ भी नहीं लिखा तो वो उस लफ्ज को निकाल दें अपने एब्स्ट्रैक्ट से। इसका मतलब है इट इज नॉट वर्थ मेंशन यूज इन योर एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा भाई, अजान हो गई है, 6:22 हो रहे हैं, तो वी विल कम बैक एट 6:45। ठीक है। इंशाल्लाह सर। लेकिन खैर एब्स्ट्रैक्ट उसका एक ब्रॉडर फॉर्म है जिसके अंदर आप ये चाहते हैं कि जो रीडर है उसके जहन में एक मैप आ जाए ऑफ व्हाट दे आर गोइंग टू सी इन द रिसर्च। अब होता क्या है आमतौर पे कि आमतौर पर जब कहानियां होती हैं या मूवीज आप देखते हैं तो उसमें सस्पेंस होता है, और इसी तरह डिटेक्टिव स्टोरीज होती हैं या नॉवेल्स होती हैं, उनमें भी सस्पेंस होता है। ठीक है। रिसर्च राइटिंग में सस्पेंस नहीं होता। रिसर्च राइटिंग इज नॉट अबाउट सस्पेंस। तो ये मेजर फर्क होता है, यानी कि आप सबसे पहले ही बता देते हैं कि व्हाट यू आर गोइंग टू टेल देम, giving an opportunity to the reader to delve down and drill down to areas which the reader finds interesting। तो ये की एलिमेंट होता है जो इसमें हम देखते हैं। ठीक है। अब ये जो चीजें हैं इसके अंदर जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, व्हाट इज अ थीसिस स्टेटमेंट एंड व्हाट इज प्रॉब्लम स्टेट। ठीक है। तो ये मैंने सारी चीजें बताई थी। आई डोंट रिमेम्बर टेलिंग यू ऑल ऑफ your thesis statement tells you how thesis your thesis solves the problem and plugs the gap। आपको आपका कंट्रीब्यूशन क्लियरली बताते हैं कि ये थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन है। वो जो तरकीब नंबर 311 है वो आपकी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है। मिसाल के तौर पर आप क्या क्या होते हैं कंट्रीब्यूशन, कुछ बता सकते हैं, एग्जांपल दे सकते हैं? कंट्रीब्यूशन एक प्रॉब्लम को
प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पेश करना कोई, चलें, मतलब जो चीज़ तो हमें पहले आप पता ये नहीं थी। फर्स्ट करें सॉल्यूशन है, ठीक है ना। दिस thesis presents the solution of problem फला फला फला, ठीक है। तो एक चीज तो आप ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट्स अ सॉल्यूशन, लेकिन ये सॉल्यूशन कहना जो है ना बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट होता है। तो आप मसले का हल, चलें हल जो होता है, लेकिन वो हल किस फॉर्म में? सर जिस चीज़ के मैं फॉर एग्जांपल कुछ वेरिएबल्स के बीच में हमें रिलेशन नहीं पता होता, वो हम डिस्कवर कर रहे होते हैं। एक प्रॉब्लम है, मतलब हमें किसी चीज़ की नॉलेज कम है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उस गैप को फुलफिल किया है हमारे थीसिस स्टेटमेंट, उसी में हाँ, तो आएगा। वही आप कंट्रीब्यूशन है जो पहले मुझे नहीं पता था, जो मुझे पहले नहीं पता था, मेरी रिसर्च से मैंने ये चीज़ पता लगाई, तो वो मेरा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा और वो सॉल्यूशन हो जाएगा, हाँ, नोइंग द थिंग। ये आमतौर पर कंट्रीब्यूशन किस फॉर्म का होता है? जब हम थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन कहते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? Sir, presenting a framework. हाँ, दैट इज अबाउट प्रेजेंटिंग अ फ्रेमवर्क। इसको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी कहते हैं, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी कहते हैं, इसको Framework. मॉडल भी कहते हैं, यस, थ्योरेटिकल मॉडल भी आप कर रहे हैं, या किसी एग्जिस्टिंग मॉडल में कोई आप चेंज लेकर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर कोई नया आपने मीडिएटर या मॉडरेटर बीच में डाल दिया, कोई नया वेरिएबल आपने इंट्रोड्यूस कर लिया, उस रिलेशनशिप या किसी एग्जिस्टिंग थ्योरी के किसी एस्पेक्ट को आपने डिस्प्रूव किया, ये सारे आपके कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं रिलेटेड टू थ्योरी। अब थ्योरी के अंदर जो प्रॉब्लम है वो जरा टेक्निकल किस्म का है, हाँ? अब इसके ऊपर मेरा एक बड़ा स्पेसिफिक एक स्टैंड है जो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। वो ये है इसमें शायद नीचे ही होगा। चले मैं पहले इसके ऊपर, अभी मैं थ्योरी के ऊपर आता हूँ, व्हाट इज द थ्योरी। चलिए, thesis statement in one sentence describes the epistemology. Epistemology क्या है? How we know what we know. We know what we know. तो आप ये Yes, sir. बताते हैं कि आपको ये कैसे पता लगा, तो आप उसमें लिखते हैं हेलो sir. yes, sir. नो, Yes, sir. या मैं भेज दूंगा, तो देखें थोड़ा सा टाइम लगा। ओके, अच्छा, तो एपिस्टेमोलॉजी जो होता है उसका मतलब होता है हाउ वी नो व्हाट वी नो। Yes, sir. हमें ये कैसे पता है जो चीज हम कह रहे हैं, यानी कि हमें इसमें क्या चीज पता लग रही है। नो से क्या मतलब है? Sir, it simply means source of knowledge कि जो बात हम कर रहे हैं वो आई कहाँ से? नहीं, तो इसमें कौन सी चीज नो कर रहे हैं? हाउ वी नो से मतलब है व्हाट वी नो। व्हाट वी नो का क्या मतलब है? जो चीज़ हमने डिस्कवर की है वो। Sir, your Is there new contribution. things? Any new thing? सर ये वही फ्रेमवर्क जो हम मतलब बना रहे आपको हैं ये कैसे पता लगा कि तरकीब नंबर 311 ने मसले को हल कर दिया? एग्जैक्टली हाउ डू यू नो दैट? देखिए, वो तो आपने लिखा थीसिस में कि द थीसिस ऑफ दिस रिसर्च is that the proposed तरकीब नंबर 311 solve the problem XYZ। ठीक है, ये एक जेनेरिक फॉर्म हो गया। लेकिन आपको ये कैसे पता कि तरकीब नंबर 311 ने वो सॉल्व किया मसला? हमने टेस्ट किया सर इसको। हाँ, टेस्ट किया सर। फिर बोलिए। टेस्ट सर। टेस्ट प्रैक्टिकली हाँ? उसको ट्राई किया कैसे प्रैक्टिकली। ट्राई किया? सर मेरा एक क्वेश्चन है, सवाल रिसर्च के हवाले से। तो हम हाँ। करते हैं रिसर्च, जो थीसिस लिखते हैं हम, बहुत बेसिक क्वेश्चन है सर
ये सर हम रिसर्च या इसलिए करते हैं या थीसिस इसलिए लिखते हैं कि हम एक प्रॉब्लम पेश कर रहे हैं, उसका मकसद ये होता है, या फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, मतलब क्या क्या हर रिसर्च प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताती है, या रिसर्च सिर्फ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करे, सॉल्यूशन आगे मजीद कोई, मतलब कि हम एक प्रॉब्लम पेश करें, आगे उसको कोई सॉल्यूशन कोई सोचे, या हर थीसिस का मकसद प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करना होता है? जाहिर बात है, यानी कि अगर प्रॉब्लम ही नहीं है तो देखें, ये भी आपने बात सही किया, हर थीसिस का मकसद एक गिवन प्रॉब्लम का, एक वो प्रॉब्लम जो आपने आइडेंटिफाई किया है उसका सॉल्यूशन देना। अक्सर केसेस के अंदर, लेकिन वो जो सॉल्यूशन होता है वो उस प्रॉब्लम का होता है। प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि अभी तक इस एरिया का प्रॉब्लम फॉर्मुलेट नहीं हुआ, सर ठीक है, तो नॉन फॉर्मुलेशन या नॉन थ्योरेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम को आप जब फॉर्मली फॉर्मुलेट करते हैं तो वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। हालांकि आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया है, उस प्रॉब्लम की आर्टिकुलेशन भी नहीं हुई है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये फला प्रॉब्लम है, लोग हैंड वेविंग कर रहे हैं, मैं इसको फॉर्मली या मैथमेटिकली मैं प्रेजेंट करूंगा, जो अभी तक किसी ने मैथमेटिकली इसको नहीं प्रेजेंट किया। तो आपने वो मसला हल नहीं किया, लेकिन उस प्रॉब्लम की जो फॉर्मुलेशन थी, जो शायद वर्बल थी, उसको आपने मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में चेंज कर दिया। ये भी एक रिसर्च है, होगा ठीक है। तो सर, प्रॉब्लम को तो फिर सर जब हम अपना इंशाल्लाह थीसिस लिखेंगे पीएचडी का, तो हम एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, तो क्या ये जरूरी है कि हम उसका सॉल्यूशन भी निकाल लें, और हमारी क्या क्रेडेंशियल्स होंगी कि हम उसका सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करें? क्या हम इतने एक्सपर्ट होंगे कि प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई कर उसका सॉल्यूशन भी? हाँ हाँ, यही तो है। प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन लिटरेचर सर्वे से होती है, ठीक है। जी सर। लिटरेचर जी सर्वे जो है वो बताता है कि आपने सही प्रॉब्लम सॉल्व किया या नहीं किया, ठीक है। ये मैंने जी आपको सुबह सर। किस वक्त बताया था, वो कहाँ गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये वाला है। जी सर। सर एक सेकंड, ठीक है ना, ये था प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है इस सारी रिसर्च पे खड़ा हुआ है, जो तकरीबन 100-200 पेपर्स पे मुहित है। उससे आपने टर्मिनोलॉजीज निकाली हैं, उससे आपने रिसर्च क्वेश्चंस निकाले हैं, उन रिसर्च क्वेश्चंस को मरबूत करके एब्स्ट्रैक्ट करके एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपने लिखा है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाकई प्रॉब्लम है। हाउ डू यू नो दैट द प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम? ये भी सवाल हो सकता है ना। हाउ डू यू नो दैट योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज एक्चुअली द प्रॉब्लम ऑफ दैट एरिया? तो उसका जवाब ये होगा कि ये जो मेरा लिटरेचर सर्वे है, ये सिंथेसिस है ऑफ द एग्जिस्टिंग रिसर्च, और उससे मैंने अखज़ किया है ये प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम आसमान से नहीं उतरा, आते हैं गैब से, ये मज़ामी ख्याल के गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। तो ये नहीं है भाई, ये गैब से मज़ामीन नहीं आ रहे हैं गालिब को। ये मज़ामीन जो है, मजमून जो है, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये गैब से इल्हाम नहीं हुआ, किसी ने रात को ख्वाब में नहीं, आपने, हालांकि आपको हो सकता है रात को ख्वाब में ही आया हो, इल्हाम भी हुआ हो, वैसे ये भी मैं बता दूं, अक्सर प्रॉब्लम आता ही उसी ख्वाब से। लेकिन उस ख्वाब को, चूंकि ख्वाब को मॉडर्न साइंस नहीं समझती, तो अपने को बेवकूफ़ बनाने के लिए और सारी दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये बड़ा इलेबरेट एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, जिसके मुताबिक आपको करना होता है, उसके बगैर आपको पीएचडी नहीं मिलती, ठीक है ना।
तो ये इसको इस तरह से लिखा जाता है कि जैसे आपने वो प्रॉब्लम, हालांकि प्रॉब्लम तो आपको पहले ही पता था, लेकिन आपने ढेरों प्रॉब्लम वो पेपर्स लेकर उनको एक खास तरीके से फॉर्मुलेट किया है, यानी कि ये प्रॉब्लम जो है उन एग्जिस्टिंग रिसर्च के कंधों के ऊपर से आपको लिखना है। ये फाइल जो है ना आप एग्जिस्टिंग रिसर्च के कंधे पे से रखकर करेंगे, आया कहीं से भी हो, ठीक है, बंदूक किसी ने ही दी हो, निशाना कहीं से भी आपने लिया हो, लेकिन आपको कंधा इस्तेमाल करना है किसका? एग्जिस्टिंग रिसर्च। बात हो गई सब। तो ये तो हो गया प्रॉब्लम। हाउ डू यू नो दैट द प्रॉब्लम इज एक्चुअली द प्रॉब्लम? तो आपका जो चैप्टर नंबर 2 होता है टिपिकली रिसर्च का, वो ये बताता है। इसके अंदर सिंथेसिस होती है, इसमें डाइजेशन होती है, जो मैंने बात की एग्जिस्टिंग रिसर्च की, डाइजेशन के बाद जो नया कंपाउंड निकाला है वो आपका अपना है और इसके आप ओनर है। अब आ जाए, क्या हम कहाँ कर रहे थे, किधर चला गया यार, बंद कर दिया मैं। हाँ, हम क्या कर रहे थे? सर कंट्रीब्यूशन और सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। नहीं, हम थीसिस स्टेटमेंट थीसिस स्टेटमेंट। हाँ, हम थीसिस स्टेटमेंट की बात कर रहे थे, तो उधर से हम किधर गया थीसिस? सर एक सवाल है मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट से रिलेटेड। हाँ हाँ सर हम लोग जो अपने थीसिस में या प्रीवियस लिटरेचर पढ़ते हैं उसमें फ्यूचर रिकमेंडेशंस दी हुई होती हैं, हाँ, तो क्या वो भी गैप होता है, वो भी प्रॉब्लम्स हैं और हमें वही प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये Okay, देखिए, sir. हाउ टू रीड अ रिसर्च पेपर एंड एक्सट्रैक्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड द थीसिस स्टेटमेंट, इसमें आप ये देखेंगे व्हाट आर दी गैप्स, ओपन प्रॉब्लम्स। ये जो ओपन प्रॉब्लम्स हैं ये फ्यूचर वर्क है, फ्यूचर ठीक रिकमेंडेशन। है। थैंक तो यू सर। जिसने काम किया होता है वो, उसको पता होता है कि मेरा काम में क्या क्या कमजोरी है, उस कमजोरी को वो फ्यूचर वर्क के तौर पे लिख देता है कि बाद में अगर वो डिफेंस के अंदर पूछे तुमने ये नहीं किया, तो आप कह दें कि हाँ ये बहुत जरूरी काम था, वो मैंने देखे ये फ्यूचर वर्क में लिखा हुआ। तो ये बड़ा अहम एरिया होता है क्योंकि एक आदमी ने उसमें काम किया होता है, और ये हम एक्सपेक्ट करते हैं ये कि वो खुद ही, मैंने शायद आपको समझाया भी था कि आप, यू आर द बेस्ट जज ऑफ द वीकनेसेस ऑफ योर रिसर्च। Put all those weaknesses in your future work section, ठीक है। जो आपको पता है नोन, उसको लिखें कि इसको इस तरह से फर्दर करना है, हमें काम, इस काम को फर्दर करना है, इस काम को फर्दर करना है, कि किसी ने अगर वो पकड़ ली तो आप कहें कि हाँ आई अंडरस्टैंड दिस, और ये हमने फ्लैप उस पे किया है और उसका प्रपोज भी किया है, और इंशाल्लाह मैं पीएचडी खत्म करने के बाद इसके ऊपर काम करूंगा। सर एक सवाल है मेरा। हाँ सर एक सवाल है, वो ये कि जैसे हमने प्रॉब्लम कोई जो ऑब्जर्वेशन हमारी वर्क एनवायरनमेंट में जो ऑब्जर्वेशंस थी उसकी बेस पे हमें एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई और हमने जाकर लिटरेचर सर्च किया। अब लिटरेचर सेल्फ इज टेलिंग कि ये इस प्रॉब्लम का जो है ये रिसर्च इज बीइंग कंडक्टेड इन डिफरेंट कंट्रीज, या एक या दो कंट्री में हुई है, लेकिन अगर वो प्रॉब्लम मतलब जो रिसर्च वहां हुई है वो पाकिस्तान में अभी तक नहीं हुई है, तो क्या हम उस प्रॉब्लम को, कि वो प्रॉब्लम तो पाकिस्तान के लिए है, तो उस पे हम अपना एक मतलब रिसर्च कर सकते हैं उस टॉपिक पे? वो एक न्यू इनोवेशन होगी कि नहीं होगी? देखें, कुछ जो जर्नल्स हैं वो इसको नहीं छापेंगे, ओके ठीक है। ठीक है ना। कुछ जर्नल्स जो अच्छे वाले जर्नल्स हैं वो सिंपली ये कि आपने सैंपल चेंज कर दिया तो ये नहीं, ठीक है ना, इसको नहीं एक्सेप्ट। लेकिन बहुत सारे लोग करते भी हैं, बहुत सारे जर्नल्स करते भी हैं इस रिसर्च को, और लेकिन बहुत सारे जर्नल्स नहीं करते। तो यानी कि सिर्फ सैंपल, देखिए होता क्या है, होता ये है कि वो रिसर्च सिर्फ उस वक्त मानी जाएगी अगर वो एग्जिस्टिंग हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रही है, ओके ठीक है। देन यू आर एडिंग टू द बॉडी ऑफ नॉलेज। अगर देखें, आमतौर पर क्लेम होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च का कि ये इसकी जनरलाइजेबिलिटी, क्या होती है जनरलाइजेबिलिटी?
जनरलाइजेबिलिटी इज व्हिच कैन बी एप्लीकेबल इन एवरीवेयर, मतलब हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं ओवरऑल उस सेम पॉपुलेशन में, स्पेसिफिक जिस पॉपुलेशन से हमने प्रॉब्लम उठाई। तो ये क्लेम होता है रिसर्च का कि वो जनरलाइजेबल है। ठीक है। ये क्वालिटेटिव रिसर्च आमतौर पे ये नहीं क्लेम करती, ये याद रखिए। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च का क्लेम नहीं होता, मतलब वो यू कांट स्टैंड इट, लेकिन वो पहले ही एडमिट कर देती है कि हम बिलीव ही नहीं करते कि दुनिया की सोशल साइंस की कोई रिसर्च जनरलाइजेबल भी होती है। और ये भी कार्ल पॉपर साहब का काम है। ठीक है, उनकी शरारत है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो क्लेम ही नहीं करती कि कोई एक वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन है इंसानों के लिए। हर इंसान अपना सॉल्यूशन खुद बनाता है। ये मैं उस कौन सी रिसर्च की बात कर रहा हूँ, सोशल साइंस रिसर्च। ठीक है। आई एम नॉट सेइंग अबाउट द जो हार्ड साइंसेस। ठीक है, तो ये जो मेरा जुमला है इज ट्रू फॉर ओनली सोशल साइंसेस, इंसानों के ऊपर जो रिसर्च होती है। ठीक है ना, अगर उसके केमिस्ट्री की बात हो रही है। आपकी क्या फील्ड है मिस सुमैरा? मेरा एजुकेशन है सर। हाँ, मेरा फोकस एजुकेशन है, बिकॉज मैं क्लिनिकल साइड पे। तो बस आप सोशल साइंस में आ गए, एजुकेशन है बस फिर आपके लिए एप्लीकेबल है। मैं वैसे ही, ये देखे मेरा डिफेंसिव पोस्चर था, ये डिफेंड, आपने नोट किया? मुझे अपने आर्गुमेंट का वीकनेस पता थी जो मैं कह रहा था, है तो मैं ऑलरेडी एंटिसिपेट, मैंने कहा यार इसको पहले ही क्वालिफायर लगा दो। ठीक है, तो ये आपको सीखना है। यानी कि मैं जिस वक्त बोल रहा था मुझे मालूम था कि इसका डोमेन, इस बात का जो डोमेन है वो सिर्फ सोशल साइंस का है, और ये इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन हार्ड साइंसेस। तो आपने नोट किया मैंने कितनी तेजी से उसके ऊपर क्या राइडर लगाया है जो कहते हैं ना। तो ये आपका काम है, ये रिसर्च में आपको सीखना है कि कोई लफ्ज बोलने से पहले आप एंटिसिपेट करें कि अटैक आएगा। तो अगर गलती से मैं सुमेरा को, चूंकि मैं नहीं जानता, मतलब आज सुबह ही हुई है, मुझे उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन तो कराया था लेकिन आई फॉरगॉटन, तो इसलिए मैंने ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह से आपको सोचना है एज अ पीएचडी रिसर्च। राइट, थैंक यू सर। यानी कि जब आप अपने मुंह से कोई एक जुमला भी लिखते हैं तो आप ये सोचें कि इसके ऊपर क्या अटैक हो सकता है। वो कॉमा और फुल स्टॉप का भी अटैक हो सकता है, वो उसके अल्फाज के मल्टीपल मीनिंग्स के ऊपर अटैक हो सकता है, उसके ऊपर है। तो आपको, आपका जो डिफेंस है वो ये है कि तमाम पॉसिबल अटैक्स को आपको एंटिसिपेट करना। इस चीज को कहते हैं रिगर ऑफ योर पीएचडी। ओह ग्रेट। रिगर ये है कि कोई भी काम, अगर एक स्टेप है, स्टेप नंबर 1 लेना है, फर्ज करें आपको सैम्पलिंग, आपने पर्पसिव सैम्पलिंग आपने सिलेक्ट की, लेकिन इसका मतलब ये है, सिर्फ आप ये नहीं लिखते कि भाई मैं पर्पसिव सैम्पलिंग ले रहा हूँ। नहीं, आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई दुनिया में 25 किस्म की सैम्पलिंग होती हैं, उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली वाली ये कैटेगरी है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है। और मैंने पहली, दूसरी, तीसरी कैटेगरी को इस वजह से रिजेक्ट कर लिया, और चौथी कैटेगरी का मैंने ये वाला एरिया लिया है, और उसकी वजह यह है। और इस चौथी कैटेगरी के अंदर 5 तरीके थे सैम्पलिंग के, उनमें से 4 मैंने रिजेक्ट किए हैं, तो और ये 5 वाली है, और जो रिजेक्ट किए हैं वो इस वजह से किए। ठीक है, क्योंकि आपने अगर ये सब काम नहीं किया तो अटैक ये आएगा कि भाई आपको किस हकीम ने मशवरा दिया था कि आप पर्पसिव सैम्पलिंग करें, इसके अंदर तो ये मसाइल हैं। तो आप कहें जी वो तो मैंने सारा डिस्कस किया हुआ है। आप मेरा सेक्शन नंबर 2.3.1 को आप देखिए, उसके अंदर मैंने पूरा एक चार्ट बनाया हुआ है, और ये 4 पेपर्स हैं जो कहते हैं कि इस सिचुएशन के अंदर ये वाली सैम्पलिंग इस्तेमाल की जा सकती है, और फला जो आप बता रहे हैं वो इस वजह से नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये आपकी तैयारी है।
हो सकता है ये सवाल ना आए, ठीक है, कोई आपको खड़पैंच किस्म का इवेलुएटर या एग्जामिनर नहीं मिला, जो मिल गया तो फिर उसका जवाब होगा आपको। सर पूछते हैं ये वही बात सर। जी, कौन बोल रहा था? सर मेरा भी यही क्वेश्चन था कि जो डिफेंस के जो हम लोग ये सर मैं कौन बात बोल कर रही रहा हूँ है? सीमा। अच्छा, मिस सीमा, हाँ हाँ सीमा हाँ, सर, बोलिए। ये जो प्रपोजल की डिफेंस और थीसिस की डिफेंस के हम लोग जो अटेंड भी कर रहे होते सेशन, तो उसमें मोस्टली ये क्वेश्चन वो लोग उनसे पूछते हैं डिफेंडर प्रेजेंटर को कि आपने ये जो सैम्पलिंग है ये क्यों नहीं की और वो क्यों की है, तो फिर वो भाई जस्टिफाई वो इस मतलब वजह से डिफेंड करना पूछे थोड़ा होते मुझे हैं, लगता मैं है बता देता हूँ सीक्रेट। देखिए, मैं उस दूसरी साइड हूँ ना, तो मैं इसलिए बताता हूँ कि वो बेचारा एवेल्युएटर जो है ना, उसको कोई ना कोई तो सवाल करना है, उसको और तो कुछ चीजें अच्छा समझ में नहीं आई। उसको एक चीज याद है, बचपन में उसने पढ़ी थी सैम्पलिंग और उसके 4-6 मेथोडोलॉजी, तो उसने कहा इसी पे ही रखें दूं मैं, ठीक है। तो 90% दफा जो आदमी सैम्पलिंग का सवाल कर रहा होता है, आप ये मैं इंटरनल आपको बता रहा हूँ, मेरी पर्सनल रीडिंग है, बाद दफा सही भी होता है, ऐसी बात नहीं है, इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। देखिए मैंने अभी इतना यस डिफेंसिव वो हमारे पोस्चर यूज रिकॉर्ड भी कर लिया कभी कभी टेस्ट कि बाद दफा बहुत वो उसमें वाकई प्रॉब्लम है तो वो सवाल पूछ लेता है, लेकिन आमतौर पे ये पेट क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, अपने ऊपर से। भाई वो इवेलुएटर बुलाया है, वो अगर सवाल नहीं करेगा तो कुछ ना कुछ तो उसको सवाल करना है ना, तो वो इसलिए सैम्पलिंग वाला करता है। और मैंने भी एग्जांपल सैम्पलिंग वाली आप लोगों को इसलिए दी है कि आप लोगों ने लाजमी ये पढ़ा हुआ होगा, तो और मैं एग्जांपल देता तो आप कहते पता नहीं क्या हवाइयाँ छोड़ा अपने, ठीक है ना। तो जिस वजह से तो आपको सर ये ये बात समझ में आ रही है, उसी वजह से वो सवाल भी करते, तो उसमें हम ये बताएं कि ठीक है। हमने सारी सैम्पलिंग वो देखी है, उसका लिखा हुआ है, तो मैंने जो पेपर्स हैं जो मेरे रिसर्च से मिलते जुलते हैं उनमें ये सैम्पलिंग इस्तेमाल हुई, इस वजह से मैंने ये सैम्पलिंग इस्तेमाल की है, यूज की है। अच्छा, मैं ये भी हो आपको सकता है। पहले मैं बता ही देता हूँ, एक सेकंड। सर तक बताएं सर, अपने से डिपेंड करें अपने आप को। ये देखिए, सैयद इरफान हैदर ब्लॉग की स्टार, देखा अब मेरा कितना फ़ायदा हो रहा है मेरे ब्लॉगिंग का। अब मुझे बार बार चीज़ें नहीं, आप लोगों के ऊपर मैं बॉल जो है ना आपके कोर्ट में डाल देता हूँ, पढ़ लो बच्चों। तो रिगर ऑफ पीएचडी रिसर्च, ठीक है, ये देखे ना, ये अगले को घुमाए जाओ, ये सब सीखने हैं आपको तरकीबें। सर अगर 2 सैम्पलिंग के रेफरेंसेस मिलते हों कि 4 देखे पेपर से एक सैम्पलिंग का रेफरेंस मिल गया, 4 पेपर से दूसरी सैम्पलिंग का रेफरेंस मिल गया, तो फिर क्या आप ये अपने जस्टिफिकेशन इनफ होगी? हाँ, देखे, और भाई कुछ तो लिखा हुआ हो, ठीक है, आप उसको घुमा दें उसके अंदर, उसके अंदर 1-2 रेफरेंस होंगे, उससे कहें कि इस रेफरेंस में पढ़ लो, जाके देख लें, बस ये बात कहने के, ये ना हो कि वो जो ओके। इवेलुएटर है उसी रेफरेंस का ऑथर है, बकिया खैरियत है। तो देखें, डिफेंस है तो डिफेंस है भाई, वो कोई ना कोई तो आप लिखेंगे ना, अकल की बात, मतलब कुछ ना कुछ तो लिखना है ना। तो अब आपका इख्तलाफ हो सकता है और आप उससे एग्री भी कर सकते हैं, हाँ आपका ये एग्जैक्टली। पॉइंट सही है, ये मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं अगली दफा देख लूंगा, रिसर्च अगले सैंपल से कर लूंगा। लेकिन ये वाला जो सैंपल मैंने स्ट्रेटजी यूज की थी, ये इन 4 रिसर्चेस के कंधे पर रखकर मैंने फाइल किया। देखिए, आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर ये हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पे, हाउ डू यू नो व्हाट यू नो, ठीक है ना। तो फर्ज करें आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी के ये स्टेप्स हैं ABCDEF, ठीक है, ये ई तक 1 2 3 4 5 स्टेप्स हैं। अब आप पहले स्टेप पे आते हैं तो पॉइंट 0 के ऊपर आपके पास कई ऑप्शंस हैं, A1 से लेकर AN तक, N कुछ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है 200 हो। तो आपको A1 से लेकर AN तक के सारे जो पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स हैं वो पता होने चाहिए। और फर्ज करें आपने A3 का इंतखाब किया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने A3 क्यों लिया, लेकिन सिर्फ ये पता होना काफ़ी नहीं है।
रिगर ये कहता है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने A1 क्यों नहीं इस्तेमाल किया, A2 क्यों नहीं इस्तेमाल किया, A4 क्यों नहीं इस्तेमाल किया, और A4 से लेकर AN तक जो भी मुख्तलिफ थे वो क्यों नहीं। अब फर्ज करें अगर ये जो A1 से AN है ये 100 है, तो अब जाहिर बात है अब आप 99 तो नहीं डिस्कस करेंगे ना, तो उसको आप डिवाइड कर सकते हैं 3 या 4 कैटेगरी में, कि फला पेपर में लिखा है कि ये अल्टरनेटिव 4 हिस्सों में डिवाइड होते हैं, और जो 3 हिस्से हैं वो हमने इस वजह से नहीं लिए, और ये जो चौथा हिस्सा है इसके अंदर से ये वाली चीज़ इन 5 ऑथर्स ने रिकमेंड की है तो हमने इस्तेमाल कर। ठीक है, अब आप चलें इधर, आपकी सांस कुछ बहाल हुई तो अब आप इस पॉइंट पे पहुंच गए जो पॉइंट नंबर 1 है। अब आपके सामने ऑप्शंस फिर आ गए B1, B2, B3, B4, BN। आपने लेना है B2, तो B2 की जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, और B1, B3, B4 और B4 से लेकर BN तक की रिजेक्शन की जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि आपने वो क्यों नहीं इस्तेमाल किया, और ये। एंड सिमिलरली आपने C4 लिया, ठीक है, तो आपने C1, C2, C3 और फिर C4 के बाद C5 से CN तक सबको रिजेक्ट कर दिया, और तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपने C4 क्यों लिया और बाकियों को क्यों रिजेक्ट किया, एंड सो ऑन। ठीक है, इस चीज को मैं समझाऊं एज अ रिगर ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो हाउ डू यू नो व्हाट यू नो? देखें, ये प्रोसेस है जिसकी बुनियाद पे मैंने ये क्लेम कर रहा हूं कि ये मेथडोलॉजी सही वक्त जगह जा रही है। ठीक है, अब आपकी हिम्मत है तो AN के बजाय AN+1 निकाल दें, ठीक है, तो वो फिर आपकी गलती होगी। वो अगर कहता है कि आपने A1 से AN तो डिस्कस किया था, लेकिन उसमें वो एक AN+5 था जिसको आपने नहीं देखा, तो फिर आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो जो पॉसिबल अटैक आता है ना वो इन सब चीज़ें, यानी कि A1 से AN है, तो आपको न सिर्फ ये कि ये इस बात को कन्विंस कर लें कि A1 जो है, A2 जो था वो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन था, और या जो नहीं थे वो क्यों नहीं थे, कुछ ना कुछ एक आध तो रीज़न होना चाहिए ना उसका मुंह बंद करने के लिए। ठीक है, ये तो मैं बात कर रहा हूँ वाइवा में, लेकिन यू नीड टू बी मच मोर कन्विंसिंग इन द राइटिंग पार्ट। क्लियर हुई बात भाई? है भाई मिस अस्मा, आप यहाँ हैं या कहाँ हैं? है नहीं है? हेलो, अपना वो लगा के गायब हो गई मिस अस्मा। देखा भाई, हम भी उस्ताद लोग हैं। और इनका कौन है? माइक शो नहीं हो रहा, वो कुछ ही शो माइक नहीं हो रहा, उनका ना माइक ऑन है ना वो ऑफ। माइक आ नहीं रहा इसमें, इनका लोगो भी नहीं आ रहा, ये वो जो तो बंद वो होता है तो वो। खुला हुआ माइक छोड़ के कहीं चली गई। मिस सीमा आप हैं वहाँ पे? सर मैं हूँ तब सर। नजर हाँ, ये सर देखो मैं वो बोल तो मौजूद। रही हूँ। सर अच्छा, मैं तो वहाँ बोल रही हूँ। जी 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 सुन लिया मैं। हम चेक कर रहे थे चूंकि आपका भी माइक नजर नहीं आ रहा था, तो सर माइक हम ऑन है टेस्ट कर मेरा रहे में, थे। मैंने देखो अपनी उन्होंने, आपको रिस्पॉन्ड। मिस अस्मा ने चुपचाप जो है ना अपना वही बंद कर लिया, कहा कि वो भाई मेरा प्रॉब्लम हो रहा था कोई। सुना आपने जी सर। मिस अस्मा? जी सर। सर नेट इशू, सर सीबीएम में हूँ, नेट बहुत ज्यादा इशू कर रहा है आज। अच्छा अच्छा, चले ठीक है। ठीक है, तो ये आप लोग भी तो पकड़ते होंगे ना स्टूडेंट्स को? क्या सर दोबारा से रिपीट कर दें? तो आपने सुना नहीं जो बात हम कर रहे थे? नहीं सुना ना सर, नहीं सुना, वो उस वक्त नेट ही डिस्कनेक्ट हुआ था। अच्छा, इसको उर्दू में कहते हैं तजाहिल आरिफाना। हर सारे के सारे पासवर्ड रीसेट हो गए आईयूबीएम के, आसिम फारूक साहब ने किया हुआ है, वो पासवर्ड मिला नहीं मुझे, जिब्रान फोन नहीं उठा रहा था, और मैं जा नहीं सकती थी, मेरी 2 to 5 पढ़ाने वाली क्लास थी, 15 मिनट में घर पहुंच नहीं सकती थी। कौन से वो हो गए पासवर्ड? सारे पासवर्ड रीसेट किए हुए हैं जी।
वाईफाई के, हाँ। क्योंकि डिफरेंट क्लासरूम में भी उन्होंने डिवाइस लगाई है शायद, तो कुछ इशू बैक एंड से उन्होंने किया हुआ है। अच्छा, जी नहीं कनेक्ट हो रहा था, यूनिवर्सिटी में नेट नहीं कनेक्ट हो रहा था आज। एग्जैक्टली आज नहीं हो रहा, मैं भी बहुत मुश्किल से, मैं लैपटॉप तो ऑन ही नहीं कर सकती। 5 बजे मैं तो तो हो घर रहा आ था। चुकी, 1 घंटा लेट मैं हुई घर मैं आने में। 5 बजे के करीब 4:30 फोन तक उठा तो चल रहा था। 5:15 से मैं जिब्रान को कॉल कर रही हूँ, जिब्रान के पास खुद पासवर्ड नहीं है, जिब्रान सिद्दीकी जो एकेडमिक्स में होते हैं, तो फिर बस सर अब वो कभी डाटा ऑन कर रही हूँ, कभी इधर से कनेक्ट कर रही हूँ, कभी रेक्टर ऑफिस से ही किया हुआ है अभी कनेक्ट, खिड़की के पास खड़ी हुई हूँ मैं। चले, वो पत्थर कंकरिया तो नहीं मार रही? नहीं सर। अच्छा, चले। यार ये रिकॉर्डिंग तो हो रही है, वो बिल्ले। अच्छा, चलें आगे चलें भाई। कहाँ हैं भाई हम? ट्यूशन पे थे ना एब्स्ट्रैक्ट की बात हो रही थी हमारी, थीसिस स्टेटमेंट से आगे भी। अच्छा भाई, ये बात क्लियर हो गई भाई? यस सर। सर। यस सर। Yes, ठीक है, sir. रिगर समझ आ गया आपको? बहुत अच्छी तरीके से। Yes, sir. Alhamdulillah. हाँ, तो बेसिकली मुझे रिगर, मैंने पहले भी बताया था, हाउ टू गेट अ पीएचडी में जब मिले ना तो मुझे रेफरेंस दे दिएगा, ताकि मैं उसका रेफरेंस पेज नंबर के साथ अपने ब्लॉग में डाल दूं। ये जो ब्लॉग्स पढ़ते हैं ना, उसमें कोई चीज अगर आपको नजर आए ना, वो हाउ टू गेट अ पीएचडी से, ये किताब मैंने पढ़ी थी कोई आज से 12-15 साल पहले, तो उसका पुराना वाला वर्जन जो था। तो अब मुझे याद ही नहीं है कि कौन सी चीज मैंने कहाँ से पिक की हुई है अपने ब्लॉग में, तो मैं जरा उसको फॉर्मुलेट करना चाह रहा था, तो क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू अगर नजर आए तो इस किताब से होगा। और ये मैं वैसे बहरहाल कर दूं, हमारे एक रजिस्ट्रार होते थे जब मैं पीएफ में था, हफीजुद्दीन साहब, तो उन्होंने प्रेजेंट की थी मुझे ये किताब, वो इंग्लैंड गए थे, वहां से लाए थे, तो आई एम थैंकफुल टू हिम। बहुत अच्छी किताब है सर। हाँ, किस किसने खत्म कर ली? तो मैंने 6 चैप्टर। चैप्टर पढ़े, 6 चैप्टर पढ़े मैंने, 6 तक पहुंच चुके हैं सर। 6 चैप्टर। हाँ, इसके शुरू के 6-7 हैं वो काम के चैप्टर्स हैं, वो तो आप 1-2 दिन में पढ़ सकते हैं। तो बहुत इट इज अ इंटरेस्टिंग बेड है। साइड रीडिंग, ये कोई टेक्निकल रीडिंग नहीं है, इट इज अ बेड साइड रीडिंग। और ऐसा करें, उसका लिंक है जो Yes, है sir. पीडीएफ का, इधर चैट में डाल दें, मिस हुमैरा वहीद को फायदा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे आज सर पीडीएफ फाइल वैसे भी है, शेयर कर दें। थैंक यू सर। तो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें, ये चैट में डाल दीजिए, चैट, हाँ उसमें भी डाल दें। तो पीडीएफ फाइल है, अलग से है। हाँ, उसका लिंक डाल दीजिए ना, नेट पे है। हाँ, चले इनको भेज दीजिए सब। सर लिंक डाल दें, फाइल अपलोड कर दें। पीडीएफ फाइल है सर, मैं करती हूँ अभी। अच्छा, चलें अब हम आगे चलते हैं। हाँ, ये आ गई इसमें। सर मैंने भेज दी। थैंक यू। तो इंशाल्लाह बड़ा नफा होगा जो लोग ये पढ़ेंगे। आराम से डाउनलोड हो जाती है सर, गूगल पे मिल जाती है। हाँ आराम से डाउनलोड हो जाती है। हाँ हाँ, क्यों हो जाती है मालूम है आपको? सर आप लोगों ने पढ़ी है ना किताब का शुरू का इंट्रोडक्शन पढ़ा था? सर हाँ सर पढ़ा है इंट्रोडक्शन। हाँ, तो क्यों क्यों डाउनलोड आसानी से मिल रही है आपको पीडीएफ? ताकि सबका फाका हो सर, हाँ, सबका अफाका हो सर। नहीं वो तो सब चीजों से अफाका हो सकता है, लेकिन इस किताब के अंदर क्या खास बात है जिसकी वजह से ये फ्रीली और इजीली एक्सेसिबल है? सर ये तो मैंने नहीं सोचा पढ़ते ये हुए, प्रीफेस में कहीं लिखा होगा। तो मैं भी देख लेती हूँ। ये असल में चूंकि गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च है, और ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये यूके के अंदर उन्होंने नोट किया, वहाँ उस जमाने में सारे स्टूडेंट्स जो थे पीएचडी के, वो गवर्नमेंट के बहुत फंड ज्यादा हो में पढ़ते थे, और फिर वो ड्रॉप आउट हो रहे थे, 60-70% ड्रॉप आउट हो जाते थे, तो हुकूमत का इतना पैसा जाया हो रहा था।
तो इसलिए उन्होंने ये कमीशन की रिसर्च, और चूंकि ये पब्लिक मनी है तो इससे अब वो कोई फायदा तो नहीं उठा सकता ना। इसी तरह आपको अमेरिका के अंदर बहुत सारी रिसर्च जो फ्रीली अवेलेबल मिलती है, जो अक्सर पीएचडी डिसर्टेशन हैं, उसके ऊपर चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि वो पब्लिक फंड से अगर वो रिसर्च हुई है या पब्लिक ग्रांट से होती है तो वो फ्रीली अवेलेबल होता है, अनलेस के वो क्लासिफाइड रिसर्च है। ठीक है, ये रूल मैं बता रहा हूँ, इस वजह से होता है। चलें जी, आगे चलें। अब हम कहाँ हैं? स्टेटमेंट में जो कंट्रीब्यूशन हम कर रहे होते हैं वो, इस एपिस्टोमोलॉजी पे बात कर रहे थे सर, और वो कंट्रीब्यूशन तो पे अब तो हो गई ना, एपिस्टोमोलॉजी पे बात हो गई और कि सोल्यूशन। हाउ डू वी नो व्हाट वी नो। जी सर। अच्छा, सर अब आपने लास्ट हमें क्लास में कहा था कोई एक एक्सेल फाइल आप आज एक्सप्लेन करेंगे, आपने कहा था अरे रिमाइंड करवाने के लिए। हाँ, कहाँ है भाई वो एक्सेल फाइल? एक सेकंड है, वो उसका लिंक था कहीं। ये थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। सर आपने कुछ टेक्सोनॉमी भी बतानी थी। हाँ सर, मोस्ट वेलकम सर। कहाँ है भाई वो एक्सेल फाइल? इसमें थी कोई? ये तो हिडन फ्रॉम स्टूडेंट आ रहे हैं, क्या हो रहा है ये? प्रिज्मा डायग्राम है, ये क्या है? समरी रिक्वायर्ड। ये क्या हुआ? फर्स्ट वीक असाइनमेंट, ये कहाँ आ गया? कहाँ चला गया यार वो वाला? इसमें आप निकालिए, कहाँ पे वो एक वो 10th आया? अप्रैल पे सर, 10th अप्रैल पे सर। हाँ, सर 10th अप्रैल में शो हो रहा है, 10 उसके सेशन में 10th अप्रैल वाले में एलएमएस पे। सर। हाँ, वो मैंने लास्ट टाइम गलती की थी, बड़ी लेट इंट्रोड्यूस की थी, इसलिए मैं चाह रहा था कि इस दफा पहले आपको कर दूं एक्सेल शीट। ओए, ये क्या? ये तो पुरानी है क्या? ये तो प्रिज्मा टेक्सोनोमी डायग्राम, एक सेकंड मैं कहाँ निकालूं? ये तो ऑफिस में होगा, क्यों नहीं नजर आ रहा मुझे? कहाँ गया वो? बंद कर दिया मैंने। पीडीएफ कहाँ गई भाई? सर ये चैट बॉक्स में लिंक शेयर करिए इरशाद साहब ने, इसको क्लिक करेंगे तो ओपन हो रही है सर एक्सेल। अच्छा, देखें एक सेकंड है। रीडिंग्स इन बिजनेस रिसर्च चैट बॉक्स के अंदर कहाँ ढूंढ लिया आपने? एक्सेल वाला सर यही है। हाँ,
नहीं ये वाला तो प्रिज्मा एक्टिवेट, हाँ इसी में था। सॉरी ये अब मुझे याद आया, ये अरे यार ये वाला है ना टेक्सोनॉमी मास्टर, ये ठीक है, ये मैंने एक बनाया हुआ था आपको। ये एक है जैसे ये है निम्रा काम कर रही थी तो ये मैंने एक भरा था, ठीक है। तो एक कॉलम के अंदर आपको लिखना है क्या, आप इसकी कॉपी ले लीजिएगा, ये जहां से भी है ना, ठीक है। तो आपको एक आपके मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कितने मैंने पेपर्स कहे, 20 पेपर्स, 20 पेपर्स, Sir, 20 papers, yes. हाँ। तो इसके अंदर देयर आर 20 पेपर्स। तो आपको यहाँ पे इस तरह से जैसे आप अपना नाम लिखेंगे और फिर पेपर नंबर 1 नाम, पेपर नंबर 2 नाम, पेपर नंबर 3 नाम, पेपर नंबर 4, इस तरह से 1 2 3 4 चलेगा, ठीक है। तो आपके 20 है तो 20 रोज होंगी यहाँ पे, ठीक है। बात क्लियर होगी? हेलो सर यस सर। बोले कोई तो बोला करे भाई, मुझे नजर नहीं आ रहा है आप लोग। Yes, जी sir. सर क्लियर है। Yes, sir. अच्छा लेकिन मैं शेयरिंग तो कर ही नहीं रहा, आप लोगों को कैसे नजर आ सर रहा है? एक्सेल शीट देख रहे हैं, एक्सेल शीट जो Sir, है वो एक्सेल sheet शीट open सर हमने हुई हुई खोला है. हुआ है। आपने ओपन की हुई है डायरेक्ट से। प्रिज्मा जिसका Just a निम्रा शेरी की फाइल है वो। अच्छा ठीक है, तो ये पेपर 1 हो गया, ये उसका टाइटल हो गया, ये यहाँ आपने डाल दिया, ठीक है। फिर उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है वो यहाँ आपने लिख दिया, थीसिस स्टेटमेंट क्या है वो यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये क्या लिखा है, आईवी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं वो यहाँ लिख देंगे। डीबी क्या है, Dependent variable. हाँ ये डिपेंडेंट वेरिएबल। अब वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। फिर क्या है, मॉडरेट मीडिएट Moderating or वेरिएबल। mediating variable. ये मॉडरेटर। रिसर्च मेथड होगी। अच्छा, फिर आपको ये बताना है कि ये क्वालिटेटिव है क्वांटिटेटिव है, इसकी मेथोडोलॉजी क्या है, ठीक है। Okay, sir. ये क्या है, टेक्सोनॉमी मास्टर। मास्टर, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास 20 पेपर हैं तो इसमें कितनी रोज होंगी आपके नाम की? 20 सर। जोर से 20 बोलें आप सब लोग। 20 20 सर। 20 sir. 20 रोज होंगी, ठीक है। और फिर आपके पास एक और इसमें शीट है जिसको कहते हैं टेक्सोनॉमी डिटेल, यस ठीक है। सर। तो आपको अपना पेपर नंबर, इसमें वो भूल गया यार नेम, क्योंकि हर एक का वो होगा, ठीक है, ये नेम होना चाहिए आपका, ठीक है। तो यहाँ होगा निम्रा, ठीक है, फर्ज करें ये निम्रा का है, ठीक है। और खूबसूरती के 5 नंबर ले लें हम कुछ, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि इनके इसके अंदर इस एक पेपर नंबर 6 के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल जो था वो फर्म की प्रोडक्टिविटी था, तो वो एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल था, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल फाइनेंशियल डिस्ट्रेस था, एम्प्लॉय अर्निंग था, एम्प्लॉय फाइनेंशियल स्टेटस था, कोई एक्स था, वीवी था, ये मैं एक्सप्लेन करने के लिए बताऊं, ठीक है। यानी कि जितने आपके डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट या मीडिएटिंग वेरिएबल्स हैं वो सब यहाँ पे आएंगे। और अगर मीडिएटिंग वेरिएबल है तो वो किन दो वेरिएबल्स के दरमियान मीडिएट कर रहा है, या मॉडरेटिंग वेरिएबल है तो वो वेरिएबल किस रिलेशनशिप को मॉडरेट कर रहा है, वो इधर डीबी और आईबी में होगी। क्या समझ में आया? तो अगर
आपके पास 20 पेपर है और हर पेपर में फर्ज करें 5 डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट या मीडिएटिंग वेरिएबल है, तो इसमें कितनी रोज होंगी आपकी? 100 सर। 100 जी। ठीक है भाई। यस सर। यस सर। अच्छा, तो और वो फिर 20 ये प्रिज्मा तो आपने सीख लिया है ना? नहीं सर, आपने पहली बार देख रहे हैं। हैं? आपने सर ये सर्वे ऑफ प्रिज्मा रिसर्च नहीं किया? रिसर्च सर्वे का सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू नहीं पढ़ा है? जी सर, उसमें सर फिल्टरिंग करते हैं आर्टिकल्स का, हैं? वही जिसमें आर्टिकल का पढ़ा है या फिल्टरिंग नहीं करते पढ़ा हैं है? ना। यस पढ़ा सर, है पढ़ा। सर। पढ़ा है सर। हाँ हाँ, पढ़ा है। किसने नहीं पढ़ा? सर मैंने नहीं पढ़ा, मेरे प्रीरेक्स में वो नहीं था। गलती हो गई यार, डाल देते हैं। नहीं सर, मैं यहाँ देख के सीख लूंगा। हैं? तो सीख लेंगे। तो ऐसा करते हैं कि आपको किसने पढ़ाया था? अजीम सर कुरैशी वैसे ने? ये सर डॉक्टर अजीम कुरैशी। मैंने डॉक्टर उमर जावेद से पढ़ा है, उन्होंने इस तरीके से नहीं, हमें सिस्टमैटिक रिव्यू नहीं सिखाया था। हाँ, इस तो आप तरीके से ये लोगों को ये प्रिज्मा सीखना व्रिज्मा पड़ेगा। नहीं मैं देखा ये है। करूंगा कि वो पढ़ा रहे हैं, मैंने लास्ट टाइम भी उनकी मदद ली थी अजीम सर की। कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ये वाला, तो कोई 2-3 क्लासेस मैं उनके साथ मर्ज कर दूंगा। ठीक है? ठीक ठीक है सर। तो ये जो है सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू, देखें आपने किस तरह से अपने रिसर्च पेपर सिलेक्ट किए हैं, समझ रहे हैं बात? How you have selected the research papers. So there is a systematic way in which you identify the research papers that were worth reading. It's not a random thing कि आपके सामने आया, आपने गूगल स्कॉलर पे डाला, वो आ गए 4 पेपर, बस आपने उसका डाल दिया। इस तरह से ऐसे नहीं होता। There needs to be a formal process for coming up with the papers. और उनकी क्वालिटी क्या थी, ठीक है ना? हर पेपर को पढ़ना भी जरूरी नहीं है। तो कोई एक लेवल ऑफ क्वालिटी हो। आपने किस डेटाबेस को सर्च किया, वेब ऑफ साइंस को सर्च किया है, स्कोपस को किया है, या दोनों को किया है? कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा ये सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू जिसने रिसेंटली किया हो? सर हम इसमें जी, कोई प्रॉब्लम एरिया लेते हैं, उसमें कुछ क्राइटेरिया सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 20 साल का 2020 से 2000 तक ये डेटा लेना है, और किस किस सर्च इंजन से सिलेक्ट करने हैं उनका लेंगे। फिर उन्हीं में से जितने भी पेपर हैं वो सब डाउनलोड करेंगे, उनकी लिस्ट बनाएंगे, फिर मुख्तलिफ क्राइटेरिया सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने सिर्फ इनमें इंग्लिश ही लेने हैं, बाकी अगर कोई और जुबान के हैं उनको निकाल देंगे। इसी तरह कुछ फिल्टरिंग लगाएंगे। एंड में हमारे पास बहुत कम पेपर बचेंगे, फिर उन्हीं को हम उनका लिटरेचर बनाएंगे। तो ये काम आपको बहरहाल इसमें मैं कोशिश करूंगा, बल्कि कहूंगा कि ये करें। ये देखिए, ये जंगड़ा साहब काम कर रहे थे, उनके कीवर्ड्स ये यूज किए थे उन्होंने, और डेटाबेस में जो आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस था, ये नजर आ रहा है आपको? नहीं यस सर। है या नहीं मैंने सर, इसमें नहीं था सर, ओपन वो की लोग। हुई है सिर्फ हाँ एक्सेल फाइल। सर हमने फाइल खोली हुई है तो इसलिए पता लग रहा है। स्क्रीन आप शेयर शेयर नहीं कर हो से रही। स्क्रीन शेयर कर लें शेयर सर। कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए पुराने वाले स्टूडेंट्स की फाइल है आपके लिए, कि एक्टिविटी के अंदर ये जो मुख्तलिफ ये है कि रिकॉर्ड्स आइडेंटिफाइड, किस डेटाबेस के अंदर आप गए थे, ठीक है, और उसके अंदर आपने कितने रिकॉर्ड्स आइडेंटिफाई किए जिसके अंदर इन कीवर्ड्स पे उन्होंने सर्च किया था, ठीक है। तो उनको 179 नजर आए। और
उस प्राइमरी डेटाबेस से इतने नजर आए और किसी और जगह से 35 नजर आए। ठीक है, स्क्रीनिंग क्या होती है, जिसके अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट वगैरह देखकर आप कुछ को इंक्लूड करते हैं, कुछ को एक्सक्लूड करते हैं। उस इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का कोई क्राइटेरिया होता है। ठीक है, वो आप स्टेट करते हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर कुछ को इंक्लूड करते हैं, कुछ को फिर एक सर एलिजिबिलिटी सर एक क्राइटेरिया। मिनट सर, ये जो स्क्रीनिंग है उसने 214 पेपर्स का एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा है, उसके बाद सेलेक्ट किया है। और क्या करेंगे, बगैर एब्स्ट्रैक्ट Yes. पढ़े आप इसको कैसे स्क्रीनिंग करेंगे? मतलब 214 पेपर्स, ओके ठीक है, सही हाँ, और सही क्या है है? अब मैं आप सर। लोगों को कई दफा बताता रहा हूँ, मैंने तो 500 पेपर पूरे पढ़े थे। 500 तो नहीं थे, 400 के करीब थे, 300, 350। सही है सर, सही है। ठीक है, ये तो जरा शॉर्टकट इन्होंने लगाया हुआ है, मैंने तो हर किस्म का पेपर पढ़ा था। सर मैं भी इत्तेफाक से पूरा ही पेपर पढ़ती हूँ, फिर बाद में पता चलता है कि नहीं पढ़ना था। हाँ, ये तो आपको बाद में पता लगेगा, ये मैं बात कर चुका हूँ। सर मैं ठीक ठीक है, सही है सर। ये तो सीखना पड़ेगा आपको। जी सर। अच्छा, जी सर। तो ये मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 में आप कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करते हैं, स्टेप 2 में इन कीवर्ड्स को डेटाबेस में किसी डेटाबेस के ऊपर जाते हैं, स्कोपस या वेब ऑफ साइंस या गूगल स्कॉलर फर्ज करें, उसके अंदर आपने वो कर लिया, फिर आपने स्क्रीनिंग कर ली। फिर एलिजिबिलिटी वो है कि आप कहेंगे कि अच्छा भाई, वो कोई आपने कहीं एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया डिफाइन होगा जो ये बताएगा कि हाँ भाई मैं सिर्फ इम्पैक्ट फैक्टर वाले लूँगा या मैं सिर्फ टॉप टियर करूँगा या क्या करूँगा, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। उसके अंदर से आप कितने ने एलिजिबिलिटी ली, कितनों ने एक्सक्लूड किए, और फाइनली जो आपके पास आखिर में पहुंचे तो वो 40 पहुंचे शायद। ठीक है ना, कुछ इस सर तरह का मैं प्रोसेस है। अगर इजाज़त हो तो ये लास्ट सेमेस्टर मैंने किया है, तो वो रिपोर्ट मेरे सामने है, तो अगर आप हाँ, कहें तो मैं दिखा दूं। दिखाइए। लेकिन मुझे इस तरह के वो जो उसमें चाहिए एक्सेल में। ठीक है, आपकी जो समरी है ना, रिपोर्ट तो आप सबमिट करेंगे, लेकिन ये काम आपको करना है। जी बताइए। सर मैं वो डिसेबल्ड है मेरी, मैं आई कैन नॉट शेयर इट। क्या चीज़? ओहो, अच्छा, मैं खोल देता हूँ आपका। क्या है यार, एनेबल कैसे करेंगे यार? सर राइट क्लिक करके मोड में। करिए। क्या नाम आपका? ओएस का? अलाउ टू मल्टी, ये क्या है यार? मेरे पास तो नहीं हो रहा है कोई ऑप्शन नजर आ रहा है आपको? पुट इन वेटिंग रूम, रिमूव, अलाउ टू स्पॉटलाइट वीडियो। आप ऐसा करें, मुझे इसमें लिंक लगा दीजिए चैट में। हाँ, वैसा सर मेरे पास ये वर्ड फाइल है एक्चुअली। आप वर्ड फाइल ऐसा करें, अपनी ड्राइव में डालिए और उसका लिंक यहाँ डाल दीजिए। आपके पास IOBM का ईमेल है ना? जी उसमें जो 9 डॉट्स ऊपर आते हैं उनको आप उसको प्रेस कीजिए, उसमें से आप ड्राइव निकालिए, उसको ड्राइव में डालिए वर्ड फाइल को, और फिर मुझे यहाँ सर इस कोर्स का फाइनल प्रोजेक्ट यही है, हमें टैक्सोनॉमी डेवलप करनी है, एक पेपर हमने लिखना है। हाँ, टैक्सोनॉमी जो है जब आपकी डेवलप हो जाएगी
जी। उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि डाइजेशन ऑफ रिसर्च क्या होती है, ठीक है। यानी कि जब राइट। टेक्सोनॉमी आ जाएगी आपके पास, वो एक एमुनिशन आ जाएगा जिसको इस्तेमाल करते हुए आप कुछ अपने एनालिसिस करेंगे। देखें, लिस्टिंग वर्सेस सिंथेसिस, यानी कि जो पीएचडी के अंदर जो लिटरेचर सर्वे होता है, ये लिस्ट नहीं होती कि पेपर 1 में मैंने ये मसला था उसको इस तरह से हल किया, पेपर 2 में ये मसला था इसके अंदर इसको हल किया, पेपर 5 में ये मसला था उसको ये हल किया। ये इस तरह से अगर आप लिखेंगे, जो कि आपने वो जो टेक्सोनॉमी मास्टर में जो चीज़ें थी वो जो लिखी है लिस्ट, वो लिस्टिंग है, ठीक है। अब आपको उस लिस्ट को तब्दील करना है इनटू सिंथेसिस। इसका मैं इस तरह से एक्सप्लेन करता हूं कि आपको ऐसे सेंटेंसेस लिखने हैं which apply to a set of papers rather than each statement referring to a single paper. क्या कहा मैंने? सर क्या हमें ऐसे सेंटेंस लिखने हैं that each sentence should reflect one paper analysis, कि उसका हर एक नहीं, सेंटेंस। आपको ऐसे सेंटेंसेस लिखने हैं जो एक से ज्यादा पेपर, बल्कि सेट ऑफ पेपर्स के ऊपर एप्लीकेबल। मिसाल के तौर पर आपने 20 पेपर लिखे, तो आप कहेंगे कि ये जो 20 पेपर हैं, ये प्रॉब्लम इनके जो 20 पेपर्स हैं, इनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी जो है वो, उसमें उन्होंने फ्रेमवर्क की कमी है, और दूसरी कैटेगरी जो है वो ये बताती है कि वो मैथडोलॉजी का मसला है। तीसरी जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वो ये बताता है कि रिसर्च पेपर्स नहीं है, कुछ इस तरह के स्टेप, ठीक है। तो ये जो कैटेगरीज में, अब आप जो बात कह रहे हैं कि ये जो 20 पेपर है 4 कैटेगरीज में हो गए, तो ऑन द एवरेज तकरीबन 5-5 पेपर हर कैटेगरी में। तो अब आपका सेंटेंस जो है वो उस कैटेगरी के पेपर्स के अंदर जो सिमिलैरिटीज हैं उन पे बात करेगा, या अक्रॉस कैटेगरीज क्या डिफरेंसेस हैं उस पे बात करेगा। यही काम फिर आपको थीसिस स्टेटमेंट है कि ये जो जनाब 20 पेपर थे, इनके अंदर से ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं। एक कैटेगरी के थीसिस स्टेटमेंट इस किस्म के थे, एक कैटेगरी के थीसिस स्टेटमेंट्स इस किस्म के थे, और तीसरी कैटेगरी के थीसिस स्टेटमेंट्स इस तरह। ये जो 20, फिर आप मेथडोलॉजी को लेंगे, उसके ऊपर आप मेथडोलॉजी को मुख्तलिफ आप उनको भी कोई कैटेगरीज बनाया, और फिर कहें कि भाई आम तौर पे इस प्रॉब्लम एरिया के जो ये 20 पेपर थे, इनको हम 2 किस्म की मैथडोलॉजीज में डिवाइड कर सकते हैं। 4 जो थे वो सिर्फ क्वांटिटेटिव थे, और बकिया जो थे 16 जो थे वो क्वालिटेटिव थे। इससे हम ये निकाल सकते हैं कि इस एरिया के अंदर क्वालिटेटिव रिसर्च की बड़ी, या क्वांटिटेटिव कम है, या क्वालिटेटिव को इस तरह की बात कर सकते हैं, या क्वालिटेटिव की फला तो मैथडोलॉजीज इस्तेमाल हुई हैं, लेकिन ये वाली मैथडोलॉजी कभी नहीं इस्तेमाल हुई, तो ये की एलिमेंट हो गया। फिर इसी तरह से आप जब अपना फोकस लाएंगे डिपेंडेंट वेरिएबल्स का, तो उनको भी कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करें। तो ये जो कैटेगरीज वाला काम है, ये कुछ उस तरह का है जैसे कि ग्राउंडेड रिसर्च में होता है। यानी कि कोडिंग होती है, कोडिंग से आप कैटेगरीज बनाते हैं, कैटेगरीज से थीम निकालते हैं। तो ये जो कैटेगरीज कोड से, तो जो इंडिविजुअल लाइनें हैं हर पेपर की, वो आपको कोड समझ लीजिए, और एक कॉलम को पकड़ लीजिए, उसकी इंडिविजुअल रो के अंदर जो चीज़ें हैं वो कोड्स हैं। इन कोड्स को कैटेगरीज में चेंज करना है, और कैटेगरीज को थीम्स में चेंज करना है।
ठीक है। तो ये जो पेपर होगा लिटरेचर सर्वे इस तरह से बनाया जाएगा। बात हो गई क्लियर? यस सर। चले भाई, ठीक है फिर, वी आर डन फॉर टुडे। अब आपका काम क्या है कि आप ये मैं किससे मदद मांगू? मिस अस्मा, जी सर। आपको क्या नाम है, हमारे डॉक्टर अजीम कुरैशी से कांटेक्ट करना है। उनसे पूछिए कि उनके पास अगर कोई रिकॉर्डिंग है इसकी तो हमें दे दें, वो हम इसमें लगा देंगे, वरना फिर वो हमारे गेस्ट लेक्चर के लिए आ जाए। डॉक्टर अजीम? डॉक्टर अजीम कुरैशी। ठीक है सर, मैं उनसे कोऑर्डिनेट कर लेती हूँ मंडे वाले दिन इंशाल्लाह। ठीक है, भाई, फिर मैं इससे आपको थोड़ा सा मजाक उजाक इसलिए करते हैं कि ये हमारी स्टूडेंट है, पुरानी स्टूडेंट है, तो खिंचाई भी करता हूँ क्योंकि ये लोग मुझसे जरा वो भी करते हैं, जिदे विदे ज्यादा करते हैं। अभी आपने ग्रेड देना है सर एप्लीकेशन का। हाँ सर यही वजह है, और आप यही लोगों वजह ने सर। लेट हो गए हैं, बकिया सब लोग आ गए हैं। सर ये लेट तो नहीं सब हो कुछ गए, है ये। आपसे जब मिलने आए थे इस वक्त वीडियो रिकॉर्डिंग भी जा रहे थे। मैम रबिया की कॉल आई, हम इंशाल्लाह मंडे को सुबह 10 साढ़े 10 आपसे आके बस मिल आकर के बैठ प्लीज कर लीजिएगा, ठीक है? बस आपके ठीक है ऑफिस में जी, बैठ जाएंगे, फिर खावा लेंगे वहां से चीजें भी। ओके जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर, थैंक अल्लाह यू। हाफिज़।